साम्राज्य, जिसको आप चंगेज खां का साम्राज्य या मंगोलों का साम्राज्य के नाम से भी जानते हो, एक विशाल साम्राज्य बनाकर उस पुरानी धारणा को चीन के साथ में इनके क्या रिलेशन थे। और 1215 में उन्होंने पेकिंग नगर को लूटा और उसके ऊपर कब्जा करके सुंग राजवंश का खात्मा कर दिया। चंगेज खां को एक महान राष्ट्र नायक कहा जाता है। नमस्कार प्यार बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो हमारे कक्षा 11 के इतिहास के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं उनके लिए होने वाली है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यायावर साम्राज्य, जिसको आप चंगेज खां का साम्राज्य या मंगोलों का साम्राज्य के नाम से भी जानते हो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं कि आप लोगों का 15 से 20 मिनट का रिवीजन सेशन होता है। ये चाहे आप अभी करंट में इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल बाद 2 साल बाद, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए हमेशा रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यायावर साम्राज्य की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस करूं कि आपकी एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है, मतलब आपकी एनसीईआरटी का पहला पेज आपसे यही कहता है कि यायावर का मतलब होता है, ठीक है, घुमंतु लोग, यस या नो। और ऐसे लोग जो पशु चराते हुए, शिकार करके, ठीक है, और खा पी के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे लोग जो घुमक्कड़ थे उन्होंने साम्राज्य कैसे बना दिया, विरोधाभास है इतिहास में। लेकिन मंगोलों ने खास तौर पे चंगेज खां के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य बनाकर उस पुरानी धारणा को पूरी तरीके से तोड़ दिया कि घुमक्कड़ लोग, ठीक है, एक बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकते। तो यहां से शुरुआत हो रही है हमारी इस वीडियो की। आगे बढ़ते हैं कि जो यायावर थे ये कहां कहां किस प्रकार से फैले हुए थे। तो देखो, ये आप लोगों का आधुनिक, आप लोगों को मंगोलिया जो देश है, जो कि रूस और चीन के बीच में आप लोगों को मुख्यतः देखने को मिलता है, ठीक है, यहीं पर आप लोगों को शुरुआत होती है इस साम्राज्य की। तो बच्चा आप लोग देखोगे ना यार, एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये पूरा के पूरा मंगोल आप लोगों को देखने को मिलता है और इसी का भूगोल बताया गया है इसमें। यही सारी आप लोगों को ये घुमंतु, ठीक है, जनजाति समुदाय आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें मंचू थे, तातर थे, ठीक है, और भी आप लोगों को कई सारे देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये इसका उत्तरी जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये पूरा घास का मैदान था, मतलब मैदानी हिस्सा था। मैदानी हिस्सा मतलब नदियों से मैदान बने होंगे, मतलब नदियां बहती थी, ठीक है, ओनन नदी और इस प्रकार की नदियां यहां बहती थी, मतलब पूरा स्टेपी क्षेत्र था। ये वाला क्षेत्र आप लोगों को पहाड़ियों से घिरा हुआ देखने को मिलेगा और नीचे वाला जो हिस्सा था ये गोबी का मरुस्थल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यस या नो बेटा। तो बात करूं मैं मंगोल जो था इसका भूगोल के बारे में, तो ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के आप लोगों को निवासी देखने को मिलते हैं। ये जो मंगोल राज्य था इसके पश्चिम में अल्ताई की पहाड़ियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? अल्ताई की पहाड़ियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दक्षिण में आप लोगों को गोबी का मरुस्थल देखने को मिलेगा, तो इसके उत्तर में आप लोगों को स्टेपी क्षेत्र देखने को मिलता है। यह आप लोगों को इनका भूगोल पता चलता है। अब आगे चले हम लोग मंगोलों के बारे में और जानना शुरू करते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग समुदाय में रहते थे, याद रखिएगा। ये यहां पर कुछ एक समुदाय यहां रह रहा है, तातर, ठीक है, एक समुदाय यहां रह रहा है, एक यहां रहा है, मतलब छोटे छोटे कबीलों की फॉर्म में ये रहते थे। और इन सभी कबीलों को एक करने का काम करेंगे चंगेज खां, और ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे। यस या नो। चंगेज खां जब कुरिलताई जो है इन मंगोलों की एक मेन सभा होगी, उसका जब वो लीडर बनेगा उससे पहले ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन चंगेज खान ने कहा कि भैया हम सब एक भाषागत भाई हैं, हम आपस में क्यों लड़ें, हमें दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। चंगेज खान इनमें जान डाल देंगे साहब। चलिए तो आगे बढ़कर देखने का प्रयास करते हैं। तो मंगोल विविध लोगों का एक समुदाय था, जिसमें तातर थे, खितान थे, मंचू थे, यस या नो। और ये भाषागत थे, मतलब इनकी कॉमन लैंग्वेज थी क्या? टर्की। ये तुर्की लैंग्वेज बोला करते थे। ये क्या थे अली सर? तो इसमें कुछ पशुपालक थे, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सब पालते थे। कुछ इसमें शिकार करने वाले लोग भी थे, जो कि आप लोगों को मंगोलिया, जो कि रूस से लगा जो हिस्सा है साइबेरिया, उसमें आप लोगों को ये तंबू, जिसको जर भी कहा जाता है, उसमें निवास करते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें चीन के साथ में इनके क्या रिलेशन थे? अब चीन के साथ ये रिलेशन था तो भैया इनके यहां पर जब खेती नहीं होती थी, है ना, तो खेती ना होने के कारण मंगोल
खाने पीने की चीजें और लोहे के उपकरण के लिए चीन पर निर्भर रहते थे। अब मंगोल के नीचे ही चीन है, तो व्यापार में अधिक मुनाफे और लूटपाट के कारण इनके बीच में हमेशा क्या होता रहता था बेटा, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसी तो चीन के राजाओं ने इन मंगोलों से निपटने के लिए ही वो चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बात यहां पर लिखी हुई भी है कि चीन की दीवार का निर्माण चीन के राजाओं ने किसके लिए कराया था, मंगोलों से बचने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंगेज खां की जीवनी से शुरुआत करते हैं, इसका रिवीजन हम लोग देखते हैं। तो चंगेज खां, जिनका जन्म आप लोगों को 1162 ईस्वी में ओनन नदी के किनारे देखने को मिलता है। इनके बचपन का नाम तेमुजिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनके पिता येसुजाई थे, ठीक है, जिनकी हत्या बहुत ही, जब चंगेज खां बहुत छोटी उम्र में थे तभी इनकी कर दी गई थी। ठीक है, हत्या। तो शुरुआती दिन चंगेज खां के बड़ी कठिनाइयों से बीते हैं। उनका अपहरण जैसी विपत्तियां भी उन्होंने देखी, उनकी पत्नी की भी आगे चलकर अपहरण किया गया। इन सारी चीजों से वो गुजरे हैं। इनका मित्र और सहयोगी कौन रहे हैं, तो याद रखना बेटा, बोगुरचू, ठीक है, इनका प्रथम मित्र था, विश्वसनीय मित्र था, सहयोगी भी रहा। जम्मू का इनका सगा भाई था, यह भी इनका दोस्त आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बाद में शत्रु बन जाएगा और फिर चंगेज खां इसको आगे चल के मार डालेंगे। पिता के भाई तुगरिल है ना, मतलब चंगेज खां के जो पिताजी थे, ठीक है, उनका जो भाई था जिनको ओंग खां या तुगरिल भी कहा जाता है, इनके साथ मिलकर इन्होंने मंगोलों की स्थिति, या इन्होंने, चंगेज खान ने अपने कबीले की स्थिति को बहुत मजबूत किया था मंगोल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, 1206 की एक कहानी बताता हूं कि जितने भी चंगेज खां के दुश्मन कबीले थे या चंगेज खां के सहयोगी कबीले थे, चंगेज खां ने इन सारे कबीलों को एक कर दिया। ठीक है, और देखो होता क्या था ना कि पूरा जो मंगोल था, इस मंगोल में यहां सब दूर कबीले थे, शासन करते थे, और इनकी एक कॉमन सभा भी होती थी, है ना। अरे इनकी एक कॉमन सभा होती थी और वो अपना एक बॉस चुनती थी, इसलिए कि ये कबीले आपस में लड़े ना, उस बॉस की सब लोग सुने, जिसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़े शांत हो जाएं। यस या नो। तो कबीलियाई जो ये सरदार होते थे, ठीक है, जिनका एक अपना क्या होता था, एक सभा होती थी, जिसको आपकी एनसीईआरटी में कहा गया है कुरिलताई। कुरिलताई क्या है बेटा, लिखने को आएगा तुझे तेरी एग्जाम में, तो कुरिलताई को सीधा लिख देना कि जितने भी मंगोल कबीले होते थे उनके सरदारों की एक सभा थी। ठीक है, और चंगेज खां 1206 में इस सभा का अध्यक्ष बना था, या हेड बना था, या प्रमुख बना था। और जब चंगेज खां मतलब तेमुजीन, ठीक है, इस कुरिलताई का हेड बना 1206 में, तभी उसको उपाधि मिली चंगेज खां की। बचपन का नाम तो तेमुजीन था, लेकिन जब वो इस सभा का क्या बना बेटा, अध्यक्ष बना या हेड बन गया, तो उसको चंगेज खां मतलब समुद्र का राजा, सार्वभौम शासक, सार्वभौम शासक का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया का राजा घोषित कर दिया गया और एक महानायक घोषित किया गया। याद रखना, चंगेज खां की मृत्यु हुई थी 1227 में। बात करें हम चंगेज खां की सैन्य उपलब्धियों की, तो याद रखना, चंगेज खां ने सेना, घुड़सवारी, अद्भुत तीरंदाजी, घेरेबंदी की नीति और मौसम की सटीक जानकारी के लिए इसकी सैन्य कौशल बड़ा प्रसिद्ध रहा है। मतलब चंगेज खां घुड़सवारी के लिए तो जाने जाते। क्या होता था पता है, चंगेज खां पहले तो सामने वाली शत्रु सेना को छेड़ता था, फिर शत्रु सेना इनका पीछा कर, ये भागते थे, फिर से वो शत्रु सेना इनका पीछा करती थी और एकदम से घोड़ों पे से कूद के पलट के मारते थे ये। ठीक है, तो इतनी खतरनाक घुड़सवारी करते थे। तीरंदाजी, अब घोड़े पे पलट के मारेंगे, तीरंदाजी तगड़ी चाहिए कि नहीं, घेरने की नीति बहुत तगड़ी होती थी इनकी। ठीक है, मौसम की सटीक जानकारी के इनके पास सोर्स थे। यस या नो। हाँ, तो ये सारी चीजें, और इन्होंने बमबारी भी सीख ली थी, नेफ्ता बमबारी, ये चाइना से सीख के आए थे। तो ये इनका सैन्य कौशल था और इसी के बल पे चंगेज खां, ठीक है, आप लोग देखोगे तो मध्य एशिया पर कब्जा कर पाए थे। इन्होंने चीन की विजय की थी। इन्होंने, चीन उस समय 3 भागों में बटा हुआ था। यस या नो। अरे चीन उस समय 3 भागों में बटा हुआ था, मतलब 3 राजवंश वहां शासन करते थे, सीसिया वंश, चीन राजवंश और सुंग राजवंश। ठीक है, चंगेज खान ने 1209 में सीसिया वंश को हराया, 1213 में चीन की महान दीवार को पार किया और 1215 में उन्होंने पेकिंग नगर को लूटा और उसके ऊपर कब्जा करके सुंग राजवंश का खात्मा कर दिया। ऐसे चीन के ऊपर कब्जा कर लिया चंगेज खान ने। इसके अलावा उन्होंने ख्वारिज्म का, जो ख्वारिज्म कहां पड़ेगा, अरे ख्वारिज्म कहां पड़ता था, तो जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, ईरान है, इराक है, इन तीनों देशों के बीच में ख्वारिज्म क्षेत्र था। यह एक पूरा राज्य हुआ करता था। इसके राजा थे सुल्तान मोहम्मद।
ठीक है, सुल्तान मोहम्मद के पास चंगेज खान ने अपने कुछ दूत भेजे थे व्यापार करने के लिए, लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने उनको मरवा दिया था। तो चंगेज खान को जब ये पता चला तो चंगेज खान ने इसका बदला लिया, ठीक है, और चंगेज खान ने सुल्तान मोहम्मद को जान से मार दिया। और तो और चंगेज खान इस सुल्तान मोहम्मद का बेटे का पीछा करते हुए ही भारत मतलब सिंधु नदी के किनारे तक आ गया था। वो तो भला हो चंगेज खान की उस समय परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसके राज्य में विद्रोह छिड़ गया। उसके गुरु की भविष्यवाणी भी थी कि भैया तुम आ जाओ लौट के, अब तुम्हारा समय थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। चंगेज खान वापस लौट के चले गए। आगे बढ़े हम, चंगेज खान ने और क्या दिया, तो चंगेज खान ने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली के ऊपर संगठित किया था। मतलब उसने अपनी सेना को 10 सैनिक, 100 सैनिक, 1000 सैनिक, 10,000 सैनिक, ठीक है, के अलग अलग यूनिटों में या अलग अलग टुकड़ियों में बांटा। यस या नो, उसने अलग अलग छोटी छोटी सेनाएं बना दी। 10-10 सैनिकों की एक सेना है, उसका नाम रख दिया। 100 सैनिकों की अलग अलग टुकड़ी बना दी, ठीक है, 1000 सैनिकों की अलग टुकड़ी बना दी, 10,000 सैनिकों की। और याद रखना 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था, ठीक है। नौयन और कप्तान, ये क्या है ली सर? तो उसने सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि जमुका को उसने क्यों मारा था। चंगेज खान ने जमुका उसका भाई था। जमुका ये चाहता था कि हमारे परिवार के लोग ही सिस्टम में रहें, लेकिन चंगेज खान ने कहा कि नहीं भैया, जो वफादार होगा और जो काबिल होगा वही सिस्टम में रहेगा, वही सेना के बड़े पदों पर काबिज होगा। मतलब चंगेज खान ने योग्यता पर बल देने की बात कही थी, ठीक है। इसीलिए वो कौन सा एक नौयन और कप्तान व्यवस्था लेकर आया था। वफादार साथियों को ऊंचे पदों पर उसने अपॉइंट किया जमुका को मारने के बाद, जिसे नौयन व्यवस्था कहा जाता है। और बिना अनुमति पद छोड़ने पर उसने सैनिकों को कठोर दंड देने की बात भी कही थी बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, हर करा पद्धति क्या है, यह भी चंगेज खान लेकर आया था उसके शासन में। तो बेटा याद रखना, ये आप लोगों को एक संचार व्यवस्था देखने को मिलती है, तीव्र, फास्ट, है ना। कुछ भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होती थी एक निश्चित दूरी पर। तो इन्होंने क्या किया, तो बेटा देखना, इनका मान लो थोड़ी देर के लिए इनका साम्राज्य है, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज भेजना होती थी तो ये लोग क्या करते, जगह जगह चौकियां बनाई इन्होंने। कोई व्यक्ति यहां से सूचना लेकर चला, वो यहां आराम करेगा, फिर ऑलरेडी एक बंदा यहां बैठा होता था, फिर वो इससे सूचना लेकर दूसरे स्थान पे, ऐसी सूचनाओं को संचारित किया जाता था। तो जिसमें निश्चित दूरी पर बिना सैनिक चौकियों पर संदेशवाहक और ताजा घोड़े तैयार रहते थे, घोड़ों के माध्यम से भी और सैनिकों के माध्यम से भी इसको क्या किया जाता था, ऑपरेट किया जाता था। इसके लिए खर्च के लिए याद रखना, इस व्यवस्था में जो खर्च आता था इसके लिए एक अलग से टैक्स लिया जाता था, जिसको कुबकुर कर कहा जाता था। किससे लिया जाता था? जो इस व्यवस्था का लाभ लेता था, हरकरा पद्धति का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब चंगेज खान की मृत्यु हो जाएगी और चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विस्तार 2 चरणों में आप लोगों को देखने को मिलता है। यस या नो बेटा? चंगेज खान के बाद मंगोलों ने 2 चरणों में, पहला चरण आप लोगों को देखने को मिलेगा 1236 से लेकर 1242 और 1255 से लेकर लगभग 300 के आसपास। इसमें मंगोल साम्राज्य मतलब चंगेज खान के जो बेटे लोग रहेंगे, है ना, वो आप लोगों को साम्राज्य और उसके बेटे के बेटे, मतलब चंगेज खान के पोते कबुलाई खां, हल्कू खां जैसे लोग, तो रूस, पोलैंड, हंगरी, संपूर्ण चीन, ईरान, इराक, सीरिया को भी जीत लिया और 1258 में बगदाद पर भी कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, और याद रखना बेटा, चंगेज खान ने अपने जीते जी अपने साम्राज्य को अपने 4 बेटों में बांट दिया था। तो चंगेज खान ने जो अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा, उसको उलूस कहा जाता था, है ना। तो उलूस क्या है? तो जो चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था, उसी को उलूस कहा जाता है। ठीक है, अब वो 4 बेटे कौन कौन थे उसके? तो याद रखना बेटा, जोची बड़ा बेटा था, उसको चंगेज खान ने रूस का स्टेपी क्षेत्र दिया था, जिसको गोल्डन हॉर्ड भी कहा जाता है। दूसरा बेटा था चगताई, जिसको मध्य एशिया दिया गया था, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान वाला हिस्सा। एक था ओगोदेई, ठीक है, ओगोदेई असल तौर पे चंगेज खान का उत्तराधिकारी था। मतलब जो मंगोलिया था, जहां का चंगेज खान जिस कुरिलताई महासभा का हेड था, ठीक है, जहां उसको चंगेज खान की उपाधि दी गई थी, आगे चलकर उसी सभा का अध्यक्ष बना ओगोदेई। असल तौर पे इसी को उत्तराधिकारी कहा जाता। देखो बेटा, बड़ा बेटा कौन था, लेकिन बड़े बेटे को सत्ता नहीं मिली चंगेज खान की। किसको मिली है? तीसरे नंबर की, क्योंकि ये काबिल इंसान था, इसीलिए इसको महान खान की उपाधि मिली है। और इसकी राजधानी कौन थी? तो काराकोरम आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे छोटा बेटा कौन था? तो सबसे छोटा बेटा था तुलाई,
ठीक है, और इसे चंगेज खां की भी जो पापा की जो जमीन थी, मतलब इनकी जो पैतृक भूमि थी, वो सौंप दी गई थी। इस प्रकार चंगेज खां ने अपने साम्राज्य का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। आगे बात करूं मैं आप लोगों से, पैक्स मंगोलिका क्या थी, है ना। तो मंगोल विजय के बाद समूचे यूरेशियाई क्षेत्र में, है ना, यूरेशियाई क्षेत्र मतलब रूस का वो क्षेत्र जो यूरोप में पड़ता है, उसको यूरेशिया कहा जाता है। बेटा समझे ना क्या बोला मैंने, रूस का वो क्षेत्र जो यूरोप में पड़ता है। रूस एशिया में पड़ता है, तो जो एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए चैप्टर में साइबेरिया शब्द भी आता है। और यूरेशिया उसे कहते हैं जो रूस यूरोप में पड़ता है। और यूरेशिया क्षेत्र में शांति स्थापित हुई, रेशम मार्ग सुरक्षित हो गया। रेशम मार्ग जो कि एक रूट था, जो कि चीन से लेकर कहां तक जाता था, रोम तक जाता था। इससे बड़ी तादाद में ट्रेड होता था, व्यापार होता था। इसी काल में वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री आता है, मार्को पोलो। व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान के तहत वो मंगोलिया आया था, ठीक है। चलिए, यास क्या है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यास ये चंगेज खां द्वारा तैयार की गई ही एक कानूनी संहिता थी, जिसमें शिकार, सैन्य, डाक प्रणाली के नियम बनाए गए थे, और जो भी इसको तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी, है कि नहीं। और इससे मंगोलों को एक नई पहचान मिली, आइडेंटिटी मिली। बहुसांस्कृतिक तौर पे मंगोलों ने शासन किया। मंगोलों ने विजित क्षेत्रों के योग्य लोगों को, चंगेज खां योग्यता पे बहुत बल देता था, और उसने अपने जो पोता पोती थे, बेटा बेटी थे, उनको भी यही शिक्षा दी थी, ठीक है। तो मंगोलों ने विजित क्षेत्रों में योग्य लोगों को अपॉइंट किया, जैसे चीनी सचिव, ईरानी वजीरों को प्रशासन में शामिल किया। उन्होंने बौद्ध, ईसाई, इस्लाम सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिया, ठीक है। मतलब कोई व्यक्तिगत धर्म की उन्होंने, ठीक है, ना तो प्रोत्साहन दिया, ना ही उन्होंने अपना धर्म प्रजा के ऊपर थोपा है। तो ये चंगेज खां की बात थी आप लोगों के सामने, और उनके वंशजों की, कि कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को यहां तक फैलाया। अब बात यह आती है सबसे अंत में कि चंगेज खां की छवि एक लुटेरे की है या राष्ट्र नायक की है। तो सबसे पहले नकारात्मक छवि देखो बेटा, चंगेज खां जहां जहां भी गया, या उसके वंशज जहां जहां भी गए, खासतौर पर चंगेज खां की बात करें, उसने कैसे ख्वारिज्म को खत्म किया, कैसे उसने चीन को बर्बाद किया। तो जहां ख्वारिज्म और चीन के अंदर उसको एक लुटेरा, एक हत्यारा माना जाता है, क्योंकि वो जब जाता था तो कृषि, व्यापार, उद्योग सब कुछ नष्ट हो जाते थे, लाखों लोग को मार के आता था, गुलाम बना लेता था। तो उन लोगों के लिए मतलब उन लोगों के अंदर चंगेज खां की नकारात्मक छवि होगी, जिन लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया था। लेकिन सकारात्मक छवि किन लोगों के अंदर थी, मंगोलिया, क्योंकि मंगोलियाई लोगों को उसने एक नई आइडेंटिटी दी थी, पहचान दी थी। इसलिए देखो, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह को भारत में लुटेरा कहा जाता है, लेकिन वहां वो एक महान नायक हैं अफगानिस्तान के अंदर। यस करो बेटा, ऐसे ही चंगेज खां का भी है। चंगेज खां को एक महान राष्ट्र नायक कहा जाता है। उसने जो कबीले जो एक समय में आपस में लड़ा करते थे, उसको खत्म करके उनके अंदर यूनाइट लेकर आया, एकता लेकर आया, और उन्हें एकजुट करके चीनियों के शोषण से मुक्त किया, मंगोल को धनी बनाया, और एक विशाल अलग अलग महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य की नींव डाली। तो ये हम लोगों का था चंगेज खां। आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को लगभग 18-20 मिनट में इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे पाया होगा। डिटेल में पढ़ना है तो इसकी वीडियो सेक्शन में पूरी डिटेल वाला वीडियो भी है, और भी आगे चलकर आएंगे, लेकिन इससे आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।